हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका लर्निंग टुगेदर में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम को बहुत ही नज़दीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए और प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। हम लोगों की ये 10 क्लास है, इससे पहले हम 9 क्लास अपनी कर चुके हैं। क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ। मैंने MA BEd किया हुआ है होम साइंस से, प्लस मेरा CTET और UP TET क्लियर है 2 टाइम। मुझे एक्सपीरियंस है 2 इयर्स ऑनलाइन का और 2 ईयर ऑफलाइन का। मैंने 500 बच्चों को गाइडेंस किया हुआ है अपने TGT PGT के लिए। हम लोग जितना भी पढ़ाते हैं उन सब की PDF प्लस जितनी भी न्यू वैकेंसी आती है उन सब की PDF हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, लर्निंग टुगेदर पे। तो आप सब हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ये हमारी 10 क्लास है, तो हम शुरू करते हैं अपनी 10 क्लास। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है? कौन सा आपका मौखिक संचार का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? आपके कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं? दो, शाब्दिक और अशाब्दिक। कौन से होते हैं? शाब्दिक और अशाब्दिक। कितने? शाब्दिक होता है और आपका एक अशाब्दिक होता है। शाब्दिक जिनमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, और अशाब्दिक जिनमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, जिनमें हम अपना शब्दों का प्रयोग नहीं करते। आपका जो शाब्दिक है इसे भी दो भागों में बांट दिया। आपका कौन सा? मौखिक और लिखित। मौखिक वह वाला कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लोग अपने मुंह से आराम से बोल के बातचीत करके कम्युनिकेशन करते हैं, और आपका लिखित जो होता है जिसमें हम लिख कर कुछ भेजते हैं या लिखकर कुछ बताते हैं, वो हमारा लिखित कम्युनिकेशन होता है। और अशाब्दिक जिनमें अपने हाव भाव से, अपनी बातों से अपना बताते हैं, वो हमारा अशाब्दिक होता है। जैसे इशारों से हम बता दें कुछ, वो हमारा अशाब्दिक होता है। तो हमारा कौन क्या है? मौखिक संचार, ओरल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा है? ईमेल है, भाषण है, आप हमारा चेहरे के भाव हैं, या हमारे इशारे हैं। देखो, ईमेल, ईमेल हमारा क्या हो गया? लिखित हो गया। ईमेल हमारा कैसा कम्युनिकेशन हो गया? हमारा लिखित कम्युनिकेशन हो गया। चेहरे के हाव भाव कि गुस्सा आया तो गुस्सा बना दिया, तो ये हमारा अशाब्दिक हो गया। हमने मुंह से तो कुछ नहीं बोला ना, बस अपने हमारे हाव भाव से सामने वाले ने पहचान लिया कि ये गुस्से में है। या इशारे, इशारे करना कि बता देना ये यहाँ रखा है या यहाँ, तो ये कौन सा हो गया? ये भी आपका अशाब्दिक हो गया। तो आपका मौखिक कौन सा हो गया? भाषण, जो आप मुंह से दे के बोल रहे हो। नेक्स्ट आपका आता है, तुलना करने के लिए उपयोग में आने वाला माप है। तुलना करने के लिए, किसी का तुलना करने के लिए जो उपयोग में आने वाली माप है वह क्या है? इन द मेजर यूज ऑफ द कंपेरिजन, मूल्य, स्तर, लक्ष्य या दृष्टिकोण। तो क्या है आपका? स्तर है। क्यों? क्योंकि स्तर मूल्य का मापक है। स्तर क्या है? मूल्य का मापक है। इसकी उत्पत्ति हमारे मूल्य से होती है। कि हमारे किसी भी रुचि की मात्रा और प्रकार यह निर्भर करती है कि कितना संतोष हमें प्राप्त हुआ है। इसका स्तर जो हमारे, इसकी उत्पत्ति जो होती है हमारे मूल्य से होती है। नेक्स्ट है, मानसिक आय। मानसिक आय का संबंध मुख्य रूप से होता है, मेंटल इनकम इज द प्राइमरली कॉन्ट्रैक्ट विद, किसके साथ होता है? मुद्रा के साथ, संतोष से, काले धन से, या उपयुक्त सभी से। मानसिक आय का मतलब हुआ मानसिक संतुष्टि मिलना, संतोष मिलना, हमें कि हमें बहुत अच्छा संतोष प्राप्त हुआ। तो मानसिक आय क्या हुई? संतोष मिलना, हमें संतुष्टि मिलना। हमारा कोई कार्य पूरा हुआ उसके बाद जो हमें संतुष्टि मिलती है, जो हमें संतोष मिलता है, वो हमें मानसिक आय होती है। मुद्रा जो होती है ये हमारी प्रत्यक्ष आय होती है, मतलब पैसे वगैरह हमें मिलते हैं। काला धन तो वो हुआ जिसे नंबर 2 के पैसे कह देते हैं, ब्लैक मनी। उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये कैसे हो जाएगा? तो क्या है? संतोष से है। मानसिक आय मतलब मेंटल इनकम, हमें संतोष मिला, हमें मानसिक संतुष्टि मिली, तो आदमी को एक तरीके की आय मिली ना, तो इसका किससे है? संतोष से है। नेक्स्ट आपका आता है, पोषण सुरक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित आयाम नहीं आता। आपका पोषण सुरक्षा जो है उसके अंतर्गत क्या नहीं आपका आता है? उपलब्धता, एबिलिटी आती है आपकी, पहुंच होना आता है, अवशोषण आपका आता है। तो पोषण सुरक्षा में क्या नहीं आता? आय क्या नहीं आता? आय आपकी नहीं आती। आय तो आपकी गृह प्रबंध का है ना। नेक्स्ट है, किस नियंत्रण में राष्ट्रीय बचत का पत्र होता है? किसके नियंत्रण में राष्ट्रीय बचत का पत्र होता है? NSC,
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कौन बनाता है? हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी कौन बनाता है? हमारा एचडीएफसी बैंक बनाता है, डाक खाना बनाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, एसबीआई या सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक बनाता है। देखो ये तीनों बैंक है, ये भी बैंक है, ये भी बैंक है, ये भी बैंक है। जो कार्य ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, सब कर सकते हैं। लेकिन ये डाक खाना जो बनाता है हमारा एनएसआई बनाता है, एनएससी बनाता है, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इससे क्या होता है? इससे आपकी अल्प आय की बचत के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा 1982 डाकघर बचत बैंक की स्थापना की गई थी। 1982 में इसकी स्थापना, डाकघर बचत बैंक की स्थापना आपकी की गई थी। इसका उद्देश्य है मितव्ययी बनाना व अल्प बचत के लिए प्रोत्साहित करना। मितव्ययी बनाना और अल्प बचत मतलब छोटी छोटी बचत के लिए आपको प्रोत्साहित करना। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएसआई की, आपकी एनएससी की फुल फॉर्म अगर पूछते हैं तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आपका आता है गरीबी रेखा की गणना की जाती है। आपकी जो गरीबी रेखा की गणना है वो किससे की जाती है? प्रति व्यक्ति आय, कुल ये हाँ एक मिनट, प्रति व्यक्ति आय, कुल पारिवारिक आय, यहाँ है कुल पारिवारिक आय, कुल भूमि या कुल जायदाद। देखो गरीबी रेखा की जो हम कंपेयर करते हैं वो हम कुल जायदाद से भी नहीं करते हैं, कुल भूमि से भी नहीं करते, कुल पारिवारिक आय से भी नहीं करते। हम किससे करते हैं? हम प्रति व्यक्ति आय से करते हैं। एक व्यक्ति की कितनी आय है उससे हम गरीबी रेखा की गणना करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वह व्यक्ति जो उत्पाद का क्रेता व उपयोग करता है। जो हमारी वस्तु है, उत्पाद है, उसका क्रेता उसे बेचता भी है और उसे खरीदता है, उसका यूज करता है, उपयोग करता है, मतलब उसका यूज भी करता है, वह कहलाता है खरीदार। खरीदार तो वो है जिसने खरीद लिया खाली। उत्पादक जो उत्पाद करता है। उपभोक्ता या दुकानदार तो वह कौन हुआ? वह उपयोग भी करता है, वह हुआ उपभोक्ता। आपका उपभोक्ता, आप लोग मुझे बताएंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? या आप लोग मुझे बताएंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया और इनके क्या क्या, एक उपभोक्ता का क्या क्या अधिकार है, अधिकार क्या क्या है? देखो आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया 24 दिसंबर 1986 को। और इसके अधिकार क्या क्या हैं? आपके उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार हैं? ये क्वेश्चन आपका टीजीटी में आया हुआ भी है। चयन का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, सूचित किए जाने का अधिकार है, क्षति पूर्ति का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति का अधिकार भी आपका उपभोक्ता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइनोडर्मा किसकी कमी से होता है? फाइनोडर्मा बीमारी जो है ये आपकी किसकी कमी से होती है? प्रोटीन, खनिज लवण, नमक या आवश्यक बसीय अम्ल, किसकी कमी से आपका क्या होता है? फाइनोडर्मा होता है आपका आवश्यक अमीनो बसीय अम्ल की वजह से आपका फाइनोडर्मा होता है। किसकी? आवश्यक बसीय अम्ल की कारण की कमी के कारण आपका फाइनोडर्मा होता है। आप मुझे बताएंगे सबसे देर तक शरीर में कौन सी चीज आपकी रुकती है? वसा रुकती है, प्रोटीन रुकती है, कार्बोहाइड्रेट रुकती है। क्या चीज आपकी सबसे ज्यादा देर तक आपके शरीर में रहती है, जिसे हम दीर्घकालिक भी कहते हैं, जिसे हम दीर्घकालिक भी कहते हैं? क्या है वह? आप लोग मुझे बताएं क्या है वह जो हमारे शरीर में सबसे देर तक रहता है उसे हम दीर्घकालिक भी कहते हैं। वह आपकी वसा है। और 1 ग्राम वसा आपको 9.2 किलो कैलोरी देती है। कितनी? 9.2 किलो कैलोरी आपको देती है। नेक्स्ट आपका आता है रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है रेटिंग प्रक्रिया जो है आपकी किसकी बनाने की प्रक्रिया है? रेटिंग मतलब होता है गलाना। किसी भी चीज को गलाने की प्रक्रिया जो है वो आपकी रेटिंग कहलाई जाती है। गलाने की प्रक्रिया, किसी भी चीज को गलाने की प्रक्रिया आपकी रेटिंग कहलाई जाती है। ये आपकी मोस्ट रूप से जो की जाती है प्राकृतिक जगत के तंतुओं पे की जाती है, प्राकृतिक जगत के तंतु पर। ठीक है, ये प्राकृतिक जगत में भी जो हमें तने से प्राप्त होते हैं, तने से प्राप्त होने वाले
तंतुओं पर की जाती है जो सेलुलोजिक होते हैं, आपके इन पर ये की जाती है, ठीक है ना। तो आपका सिल्क, नाइलॉन, रेयन या कैपोक कौन सा है, इसका रेयन होगा। अब आप मुझे क्या कहोगे, रेयन तो सिंथेटिक है, क्योंकि रेयन जो है आपका, इसमें आपको लीलन नहीं दिया हुआ, सन नहीं दिया हुआ है ना, तो रेयन इसलिए हो जाएगा क्योंकि रेयन आपका लकड़ी के गुदे से बनता है, लकड़ी के गुदे से, उसको भी हमें गलाना पड़ता है, इसलिए आपके टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर उसने रेयन दिया था, आयोग ने रेयन दे रखा है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थानी लोक कढ़ाई नहीं है, निम्न में से जो आपकी राजस्थानी लोक कढ़ाई नहीं है, आपकी कौन सी, जरदोसी, जरदोजी, आपकी मोची भारत, भरत काम या मेयो, कौन सी नहीं है आपकी, तो आपकी जरदोजी नहीं है। कौन सी नहीं है, नहीं का विशेष ध्यान रखना, मैं अपने क्वेश्चन में अपने एग्जाम में 2-4 बार करके आई हूँ ये गलती, नहीं का विशेष ध्यान रखना। जरदोजी ये आपकी शाही कढ़ाई है, ये आपकी कैसी कढ़ाई है, शाही कढ़ाई है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, गृह प्रबंधन में 5MS में से कौन शामिल नहीं है, इसमें ऐसा कौन सा है जो शामिल नहीं है। 5S है, 5MS कौन कौन से हैं, मनी, मैन पावर, मशीन और क्या है आपका मेथड, मेथड और क्या है आपका मटेरियल। मनी, मैन पावर, मशीन, मेथड और मेथड, सॉरी METH और मटेरियल, ये हैं आपके। तो मनी भी हो गई, मैन पावर भी हो गया, मशीन भी हो गई, मेथड हो गया, मटेरियल हो गया, तो क्या नहीं है, मोरल, मोरल आपका गृह प्रबंध के 5MS में नहीं है। नेक्स्ट है आपका, घरेलू कार्यों में श्रम विभाजन का क्या लाभ है, आपका जो घर के कार्य है इसमें आप अपने कार्य को बांट लो, मतलब कार्य को धीरे 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 थोड़ा थोड़ा बांट लो, कि थोड़ा सा आप कर लो, थोड़ा किसी एक ही व्यक्ति पे सारा कार्य ना सौंपा जाए, तो उससे क्या लाभ होगा, खर्च बढ़ जाएगा, समय बचता है, तनाव बढ़ता है, कोई लाभ नहीं होता। देखो जब एक काम को, बहुत सारे काम है, सब मिलके थोड़ा थोड़ा करेंगे तो खर्च बढ़ने का तो कोई मतलब नहीं होता, तनाव बढ़ेगा, और सब प्यार से रहेंगे, तनाव तो नहीं बढ़ता, कोई लाभ नहीं होगा, नहीं लाभ होगा, समय बचता है। हर व्यक्ति जब थोड़ा 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 सेविंग टाइम, जब हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा कार्य करेगा तो सबका टाइम थोड़ा आपका बच जाएगा। नेक्स्ट आता है, गृह प्रबंध में फ्लेक्सिबिलिटी का क्या अर्थ है। देखो फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ही आप लोग समझ रहे होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अपने हिसाब से बदल लेना, फ्लेक्सिबल होना, अपने हिसाब से उसे बदल लेना। कठोर नियम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, कठोर नियम को आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कहेंगे, कठोर नियम को आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कहेंगे। निर्धारित योजना की हमने ये योजना निर्धारित कर दी है, यही होगा, नहीं। समय की बर्बादी, फ्लेक्सिबिलिटी, समय की बर्बादी तो हो ही नहीं सकती। स्थिति के अनुसार बदलाव, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उस चीज़ को उसके अनुसार, हमने योजना कुछ भी बनाई है, लेकिन हमें जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है उस स्थिति, उस कंडीशन के अनुसार हम उस चीज़ को चेंज कर सकें, उस चीज़ को बदल सकें, नया बदलाव कर सकें, वह हमारा फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आता है, गृह प्रबंध में मूल्यांकन कार्य किस समय किया जाता है। जो आपका मूल्यांकन है वह आपका किस समय किया जाता है, कार्य के शुरू में नहीं, हम जब हमने कोई कार्य किया ही नहीं तो मूल्यांकन कैसे कर लेंगे, कार्य के शुरू में नहीं, कभी भी नहीं। अरे नहीं, मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कार्य सही हुआ है या नहीं हुआ है, कार्य के बीच में नहीं, कार्य के समाप्त होने पर हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि हमने यह कार्य किया, ये यहाँ तक हमारा सही हो पाया, यह सही नहीं हो पाया, किस वजह से सही नहीं हो पाया, हम और क्या बेटर कर सकते थे, हम और क्या अच्छा कर सकते थे जिससे हमारा कार्य सही हो जाता। तो हमने लास्ट में क्या किया, मूल्यांकन किया। तो कार्य समाप्त होने के बाद हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है,
गृह प्रबंध में नवाचार का क्या अर्थ होता है? जो आपका नवाचार, नवाचार मतलब नई सोच, कुछ नए प्रयोग, कुछ नया लाना, नवाचार कहलाता है। नवाचार क्या होता है? नवाचार होता है किसी भी चीज में कुछ नए चीज का प्रयोग करना, कुछ नई सोच का यूज करना, कुछ नए प्रयोग करना, आपके नवाचार कहलाते हैं। तो उन्होंने पूछा नवाचार का क्या अर्थ है, तो आप बताओगे पुराने तरीकों से काम, नया सोचना और प्रयोग करना आपका नवाचार कहलाता है। कुछ भी नई सोच लाना, नया सोच का प्रयोग करना आपका नवाचार कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? जो आपके प्राथमिक रंग है वो कौन कौन से? लाल पीला नीला, लाल हरा नीला, लाल नीला बैंगनी या नारंगी हरा बैंगनी। तो कौन सा है आपका? लाल पीला और नीला आपके प्राथमिक रंग है। लाल पीला और नीला आपके प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट आता है द्वितीयक रंग किसे कहते हैं? आपके जो द्वितीयक रंग है, सेकेंडरी कलर किसे कहते हैं? दो प्राथमिक रंगों के मिलकर बने रंग, तीन रंगों से मिलकर बने रंग, केवल सफेद रंग या केवल काले रंग। देखो ह्यू किसे कहते हैं? कलर के रंग को हम ह्यू कहते हैं। अब मुझे बताओ ह्यू किसे कहते हैं? हम कलर के रंग को ह्यू कहते हैं। और द्वितीयक रंग दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर जो रंग बनते हैं उन्हें हम द्वितीयक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, मध्यवर्ती रंग और तृतीयक रंग, ऐसे ही है ना, चार भाग इसके। यदि कोई वस्तु हमें लाल दिखाई दे रही है तो इसका क्या अर्थ है? वह वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर रही है, वह केवल लाल रंग परावर्तित कर रही है, वह केवल लाल रंग को अवशोषित कर रही है। ये आपका वह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं कर रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? जब हमें वह लाल दिख रही है तो वह लाल रंग परावर्तित कर रही है, तभी तो हमें वह लाल दिख रही है। और उनका लाल दिख रही है, दिखाई देती है, तो हमें लाल कब दिखाई देगी? जब वह केवल लाल रंग को परावर्तित करेगी, तभी तो हमें लाल दिखाई देगी। रिफ्लेक्ट ओनली रेड कलर। अगला आता है क्रोमेटिक रंग किसे कहते हैं? आपके जो क्रोमेटिक रंग होते हैं वो कौन से हैं? आप बताएंगे कि क्रोमेटिक रंग कौन से हैं? केवल सफेद और काले रंग, सभी चमकीले रंग, गहरे रंग या ग्रे रंग। तो कौन से आपके सभी चमकीले रंग जो होते हैं आपके क्रोमेटिक कलर कहलाते हैं। जैसे आपका नीला हो गया, लाल हो गया, कोई स्पष्ट। अब नेक्स्ट आता है किस रंग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है? भूख बढ़ाना। हरा, नीला, लाल या बैंगनी, कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जो कहता है कि इससे आदमी को भूख लगती है? वह आपका रेड रंग है। लाल रंग व्यक्ति की भूख बढ़ाता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है, भूख बढ़ाता है। इसलिए बहुत सारे भोजन प्रोडक्ट जो आपके लाल रंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका रंग अंधता, कलर ब्लाइंडनेस में किस का प्रभाव होता है? त्वचा का, आंखों के लेंस का, रेटिना के कौन सेल्स का, दृष्टि तंत्रिका का। तो किसका होता है? रेटिना के कौन सेल्स का आपका रंग अंधता में होता है। इससे व्यक्ति को रंग की सही पहचान नहीं होती, बर्धानता भी बोलते हैं, कलर की पहचान उसे नहीं होती है। कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, उसे कलर ही नहीं पहचान होते कि वह कौन सा कलर देख रहा है। शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? जिंक, लोहा, कैल्शियम या सोडियम? क्या आपका आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है? आपका लोहा, लोहा जो है वो आपके लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज तत्व है। नेक्स्ट आपका आता है थायराइड, थायराइड हार्मोन के निर्माण में कौन सा खनिज सहायक है? ये क्वेश्चन मैंने शायद एट्थ जो आपकी मैंने मॉडल पेपर कराया उसमें भी कराया था, ऐसा ही एक क्वेश्चन। सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन या फास्फोरस? तो क्या है? आयोडीन। आयोडीन जो है वो आपकी थायराइड ग्रंथि जो होती है उसमें जो थायराइड हार्मोन्स बनते हैं उनका निर्माण करता है। अगर आपका आयोडीन की कमी हो जाती है तो गलकंठ, घेंगा जैसे रोग आपके हो जाते हैं, जिसमें आपका गला घड़े के समान भूल जाता है क्योंकि हार्मोन्स की नहीं बनने बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है शरीर के तरल संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक खनिज है। सोडियम, फास्फोरस, जिंक या मैग्नीशियम? आपका सोडियम। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, इन सब में भी आपका सोडियम का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर सोडियम की कमी हो जाती है तो आपका उच्च रक्तचाप, सोडियम
मतलब जब उच्च रक्तचाप होता है तो सोडियम नमक बंद कर दिया जाता है ना, हृदय रोग भी होते हैं इससे ही आपके। ठीक है ना। आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और हमारे चैनल पे आपकी टीजीटी पीजीटी की ही सिविक्स की क्लासेस भी चल रही हैं, और आपकी यूजीसी नेट की भी आपकी क्लासेस चल रही हैं। आप हमारे चैनल से को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हो। थैंक यू।